अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस अकेडमी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। फर्स्ट ईयर फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसकी वीडियोस को देखना है तो यहाँ पे एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें तो आपको पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे, विच इज़ ओसिलेशन। ओसिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्रीवियस जो चैप्टर हैं उनका रिव्यू लूँगा, उनको रिकॉल करूँगा। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 जो था उसके अंदर आपने मोस्टली ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पहला जो पोर्शन था उसके अंदर हमने एक एक्सिस के लॉन्ग जो लाइन थी उसको डिस्कस किया था और उस एक लाइन को डिस्कस करते हुए हमने वहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन इलास्टिक लेयर इन 1 डायमेंशन डिस्कस किया था, जो कि एक्स एक्सिस में बॉल्स जा रही थी। उससे हम थोड़ा सा आगे आए तो वहाँ पे हमने 2 डायमेंशनल मोशन को डिस्कस किया था और उसमें क्या था कि एक बॉडी 2 डायमेंशंस को ओबे कर रही थी, लेकिन वो भी एक पैराबोलिक लाइन को फॉलो कर रहा था, यानी एक ट्रांसलेटरी मोशन था। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो वहाँ पे आपने एंगुलर या रोटेटरी या रोटेशन वाली चीज़ों को डिस्कस किया या सर्कल के अंदर मूव करती हुई चीज़ों को डिस्कस किया। यानी आपने अभी तक ट्रांसलेटरी मोशन और एंगुलर या सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर लिया है। तो आज जिस मोशन को हम डिस्कस करेंगे इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम। तो वो मोशन कौन सा है उसको हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट हम लेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 के जो मोशन है ट्रांसलेटरी। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसलेटरी मोशन और जो आपका रोटेशनल मोशन है, रोटेटरी जिसे आप कह सकते हैं, वो आप पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। अब जो हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन को देखें, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ख़ास वक्त हो और उस खास वक्त के बाद चीज़ दोबारा उसी मोशन को रिपीट करे तो हम उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। कैसे? इसकी एग्जांपल है नीचे, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। यानी हमारी ज़मीन का सूरज के गिर्द जो मोशन है ये पीरियोडिक है। ये खास 365 दिन के बाद ये कंप्लीट चक्कर करता है अपना, और ये अगले 365 जब दिन मुकम्मल होंगे तो इसका एक चक्कर जो है वो कंप्लीट होगा। इसी तरह हमारे ज़मीन के गिर्द चांद की जो रोटेशन होती है, ये चांद का जो रिवॉल्व कर रहा होता है, इट इज़ आल्सो अ पीरियोडिक मोशन। इससे जो अगली एग्जांपल है, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, के जो एक घड़ी है, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, इसमें मिनट, सेकंड और घंटे की सुई होती है, वो भी एक ख़ास टाइम के बाद ही उसी जगह पे पहुंचती हैं जिस दौरान वो पहले पहुंची थी। तो उनकी जो रेपिटेशन होती है वो एक ख़ास एक फ़िक्स टाइम के बाद पॉसिबल होती है। तो ये जो सारे मोशन यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे पीरियोडिक मोशन थे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हर पीरियोडिक जो मोशन होता है वो ओसिलेटरी मोशन नहीं होता, या उसको हम वाइब्रेशन नहीं कह सकते। किस तरह से? अगर मैं यही एग्जांपल लूँ आपके सामने मोशन ऑफ अर्थ वाली, तो आप देखेंगे कि जो मोशन ऑफ अर्थ है ये अगर मेरा सूरज है और इस सूरज के गिर्द जो अर्थ है वो क्या कर रही है, इस तरह से रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से। तो ये अपना मोशन जो है ये पीरियोडिक तो है, अपना पीरियोडिकली तो मोशन तो परफॉर्म कर रही है कि एक खास टाइम के बाद ही उसी जगह पे पहुंचती है जिस टाइम पे ये पहले पहुंची थी। तो ये इसका मोशन पीरियोडिक तो है, लेकिन हम अभी इसको ओसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? तो इसको समझने के लिए हम ओसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजिशन प्रोड्यूसेस ओसिलेटरी मोशन, या जिसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। यानी इसमें यहाँ पे मैंने लाइन अंडरलाइन की है कि टू एंड फ्रो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि एक इसमें होना क्या चाहिए, एक वाइब्रेशन करती हुई जिस्म के लिए या एक ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हुए जिस्म के लिए एक मीन पोजीशन, और उस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो बॉडी को क्या करना चाहिए, इस तरह से रिपीट करना चाहिए, यानी वाइब्रेशंस करनी चाहिए। इस तरह अपना मोशन क्या करना चाहिए, मीन पोजीशन के आगे और पीछे बार बार रिपीट करना चाहिए। इसको हम ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो अगर मैं वही अर्थ वाली एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिवॉल्व करते हुए पीरियोडिकली मूव तो कर रही है, उस जगह पे पहुँच तो रही है, लेकिन ये ट्रू एंड फ्रो मोशन नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं कुछ इस तरह से देखूँ तो अब आपको शायद लग रहा होगा कि ये एक वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से हमारे सन के गिर्द क्या कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। ये मोशन पीरियोडिक होता है, ना कि ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ऑसिलेटरी मोशन में
क्या चीज़ें अहम होती हैं कि एक मीन पोजीशन और उस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, यानी उस मीन पोजीशन की तरफ टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड फ्रॉम द मीन पोजीशन बॉडी को क्या करता रहना चाहिए, बार बार मूव करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने जो आपकी बुक पे भी मेंशन है। तो इसमें सबसे पहले मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल है। इसमें क्या होगा कि आप इस स्प्रिंग से बंधे हुए मास को क्या करेंगे, नीचे की तरफ जब खींचेंगे और खींच के छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, अपनी इस मीन पोजीशन के ऊपर नीचे ये क्या करता रहेगा, टू एंड फ्रो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। और ये किसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ओसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं पेंडुलम की एग्जांपल लूँ, ये बॉब जो है ये इसको अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और यहाँ से जाके छोड़ देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करता रहेगा, ये मूव करता रहेगा। और इसी तरह यहाँ पे बॉल एंड बॉल वाली एग्जांपल है कि जब मैं इस बॉल को यहाँ पे जाके छोड़ता हूँ तो ये बॉल क्या करती रहेगी, इस बॉल के अंदर इस तरह से टू एंड फ्रो, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करती रहेगी, ये इस तरह मूव करती रहेगी। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जिस तरह से साउंड वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स में भी क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन से क्या बनता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और इन दोनों की बार बार वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। तो दीज आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ओसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पे आगे फिर जिस तरह मैंने यहाँ पे पीछे कहा कि हर पीरियोडिक मोशन ओसिलेटरी नहीं होता, इसी तरह से हर ओसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। अब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये एक नई चीज़ है। तो इसको हम समझने के लिए इसकी कंडीशंस को पहले देखेंगे। तो इसमें इसकी कंडीशन क्या है, सिस्टम शुड हैव इनर्शिया। जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मास स्प्रिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनर्शिया का होना बड़ा ज़रूरी है। और इनर्शिया किसकी वजह से होता है, मैस की वजह से। और यहाँ पे मैस कौन सा होगा, ये जो हमने स्प्रिंग के साथ ये बांधा हुआ है, ओके। और यहाँ पे पेंडुलम में क्या होगा, इस बॉब की शक्ल में, और यहाँ पे इस बाउल के अंदर क्या होगा, इस बॉल की शक्ल में। तो उसके बाद अ सिस्टम मस्ट ओबे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, रॉबर्ट हुक ने हमें लॉ दिया था कि अगर आप किसी भी इलास्टिक चीज़ या किसी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी रखने वाले जो मटेरियल है, उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए आप उसके ऊपर जितनी फोर्स लगाएंगे तो आप उसको उतना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करवा सकते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। अब यहाँ पे लफ्ज़ मैंने इलास्टिक लिमिट का जिक्र किया है, तो इलास्टिक लिमिट फिर क्या है। इलास्टिक लिमिट आपने देखा होगा कि जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर होता है उस पर भी स्प्रिंग लगा होता है, और अक्सर हम अपनी बॉल पॉइंट्स के अंदर भी देखते हैं कि उसके अंदर भी स्प्रिंग होता है। अगर हम बॉल पॉइंट वाली जो है उस स्प्रिंग को अगर हम यूँ खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, एलोंगेशन आती है। अगर हम उस पर ज़्यादा जोर लगा दें तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो स्प्रिंग वापस अपनी हालत को, उस पहले वाली हालत को रीस्टोर नहीं कर पाता, यानी हमने उसकी इलास्टिक लिमिट जो थी उससे तजावज़ किया है और अब वो स्प्रिंग अपनी हालत में वापस नहीं लौटा। तो उसका ये कहना था कि अगर आप उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितनी फोर्स लगाएंगे उसमें उतना ज़्यादा आप उसको क्या करवा सकते हैं, डिस्प्लेस करवा सकते हैं, उसमें एलोंगेशन करवा सकते हैं। उसके बाद है सिस्टम शुड हैव इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, यानी जो सिस्टम आप ले रहे हैं उसमें रीस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए। किस तरह, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो आप स्प्रिंग को खींचते हुए जब आप उसको डिस्प्लेस करवाते हैं तो उसको डिस्प्लेस करवाते हुए आप क्या करते हैं, उसके अंदर फोर्स एक स्टोर हो जाती है जिसको इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं, तो वो सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। तो उसके बाद लास्ट है जी, सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस। जो आप सिस्टम ले रहे होंगे वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद ना हो। किस तरह का फ्रिक्शन, अगर मैं इस मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी क्या है कि यहाँ पे भी एयर फ्रिक्शन ना हो, और यहाँ पे जो बॉल एंड बॉल का सिस्टम मैं लूँगा तो इस जो आपने बॉल लिया हुआ है ये इसकी जो सरफेस होगी, इसकी जो सतह होगी वो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, यानी वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद ना हो। तो दीज आर द कंडीशन वी शुड हैव फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या SHM भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक एग्जाम्पल की मदद से डिटेल में समझते हैं, और ये लेक्चर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में हम मास स्प्रिंग सिस्टम और पेंडुलम को फिर से डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे मैं चीज़ों को
जो इसके अंदर आएंगी सिंपल SHM के अंदर, उनको बार बार रिपीट नहीं करूँगा और वहाँ पे मैं जो चीज़ बोला करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फोर्स लगाने से रिस्टोरिंग फोर्स, आपने जब उसको डिस्प्लेस करवाया तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्टोर हो गई, और वो कैसे हुई तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि ये कैसे होगी। उसको समझने के लिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा जो एग्जाम्पल मैं करवाने जा रहा हूँ जी। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल कोट किया है, वो एग्जाम्पल है मास स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की। इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मास को अटैच किया गया है, और उसकी एक जो साइड है उसको हमने किसी फिक्स सपोर्ट के साथ क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। और ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कौन सा मोशन होगा, और वो कब हम कह सकते हैं कि वो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ। द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब ये डेफिनेशन आपको ऐसे तो नहीं समझ आई होगी, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं कि इस डेफिनेशन में वो हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर मैं इस मास को पकड़ता हूँ और इसको अगर मैं खींच के यहाँ पे ले जाता हूँ, तो जितना मैं इसको खींचूंगा उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा, यानी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे माइनस का जो साइन शो ये कर रहा है कि एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेस आप करेंगे उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेंगी, अपोजिट रहेंगी। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीस्टोरिंग फोर्स के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने हुक्स लॉ को इस्तेमाल किया है कि जो हमने पहले कंडीशन के अंदर बात की थी, पहले हमने देखा कि ये एक फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, इसमें इसका इनर्शिया भी होगा, वो इनर्शिया भी हम देखते हैं वो इनर्शिया क्या काम करेगा। अब देखें ज़रा कि हुक्स ने क्या कहा था, रॉबर्ट हुक ने हमें ये कहा था कि जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतनी इसमें एक्सटेंशन होगी। मतलब क्या कि जितना आप इसको फोर्स लगा के इस तरफ खींचेंगे, फोर्स लगाने से क्या होगा, आप इसको उतना ज़्यादा स्प्रिंग को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको फोर्स लगाया और मैं इसको यहाँ तक ले गया, एक्सटेंड मैंने कर दिया। अब इसकी इलास्टिक लिमिट में रहते हुए हमने ये काम करना है, इससे ज़्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये वापस नहीं लौटेगा। अच्छा, अब हमें पता है कि फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीन पोजीशन से लेके ये जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे एक्स का नाम देंगे। वैसे ये अगर ये एक्सट्रीम पे चला गया तो हम इसको एक्स नॉट कहेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि जी मेरा जो मास है वो कुछ यहाँ पे पहुँच गया किसी एक खास इंस्टेंट पे, तो मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब होगा क्या कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, विच इज़ यहाँ पे वो क्या है, एक्स की शक्ल में है। और एक्स को अगर यहाँ पे मैं ड्राइव करूँ तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे पास के की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाऊंगा तो उसकी वजह से ये जो मास है इसको कितना आगे डिस्प्लेस करना चाहिए, 1 मीटर। अगर मैं 2 न्यूटन की फोर्स लगाऊं तो इसको कितना डिस्प्लेस आगे करना चाहिए, 2 मीटर। हाँ, यहाँ पे चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए आपने फोर्स लगानी है। अगर आप उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये वापस नहीं लौट पाएगा, ये वहीं पे रुक जाएगा। अच्छा, अब फोर्स का जो यूनिट होता है वो हमें पता है जी न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम सिस्टम बेस यूनिट में कैसे लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट आ जाएगा मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया केजी पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब जो के है इसको हम स्टिफनेस फैक्टर भी बोलते हैं। अब स्टिफनेस क्या होता है, किसी भी मटेरियल का सख्त होना, रिजिड होना। अब स्प्रिंग मैंने शुरू में जैसे कहा कि अगर हम एक बॉल पेन का स्प्रिंग लें और एक शॉक एब्जॉर्बर का स्प्रिंग लें तो दोनों की स्टिफनेस में फ़र्क है। अब आप देखते हैं कि जो बॉल पेन का स्प्रिंग होता है उसको आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो क्या करता है, बड़ी जल्दी जो है उसमें क्या होती है, एक्सटेंशन आ जाती है। लेकिन जब आप एक शॉक एब्जॉर्बर का जो स्प्रिंग होता है उस पर अगर आप उसको दबाना चाहते हैं या उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी खासी फोर्स लगाना पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो जितना ज़्यादा उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी, वो जितना रिजिड होगा, उस पर उसकी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाने के लिए उस पर फोर्स भी ही उतनी ज़्यादा लगाना पड़ेगी।
और वो जो स्प्रिंग जितना सॉफ्ट होगा या जो मटेरियल आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो जितना सॉफ्ट होगा, जितनी उसकी स्टिफनेस कम होगी, तो उसको उसमें एक्सटेंशन या उसको कंप्रेस करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगी वो भी कम होगी। तो यहाँ से मैंने बेस यूनिट आपके सामने लिख दी है, तो यहाँ से आप इसकी डायमेंशन भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ। मैंने जैसे शुरू में कहा कि जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, इसको यानी इस तरफ डिस्प्लेस करूंगा, तो डिस्प्लेस करने की वजह से क्या होगा, इसमें एक फोर्स जो है रिस्टोर हो जाएगी, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं, स्टोर हो जाएगी, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, अगर हम डिस्प्लेस इस तरफ करवा रहे हैं तो उसकी कोशिश होगी कि उस मैस को वापस मीन पोजीशन की तरफ लाया जाए। वो जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जिधर कवर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहां पे माइनस का साइन आया है। आप जितनी फोर्स लगाएंगे, जितना आप इसको डिस्प्लेस करवाएंगे इस तरफ, इसमें फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा स्टोर होगी और उसकी कोशिश होगी कि इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाया जाए। अब फर्क करें, आप यहाँ पे जाके इस मैस को छोड़ देते हैं तो होगा क्या, ये मैस वापस आएगा। क्यों वापस आएगा, ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे मैं रिस्टोरिंग फोर्स के लिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूँ आर, स्मॉल आर, यानी ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो क्या करेगी, इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाएगी। जब ये मीन पोजीशन की तरफ लाएगी तो जैसे ही जो आपका मैस है मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से ओवरशूट कर जाएगा। ओवरशूट करते हुए ये कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा जो अपोजिट डायरेक्शन में इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और वापस आते हुए अब इसमें ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स इसमें स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन। अब वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसका काम फिर ये होगा कि इसको दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ लेके जाया जाए। तो वो फोर्स क्या करेगी, अगेन इसको मीन पोजीशन की तरफ ले जाएगी, और अगेन जब ये मैस यहाँ पे पहुँचेगा तो इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, ओवरशूट कर जाएगा और फिर ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। और बार बार क्या होगा, ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा। यानी हमें फिर यहाँ से एक बात समझ आई कि हम जब स्प्रिंग को, हम जो मैस को इस तरफ डिस्प्लेस करवाएंगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो उसको मीन पोजीशन की तरफ यानी इस तरफ क्या करेगी, मूव करवाने की कोशिश करेगी। और जब आपका मैस यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा तो अब जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करेगी, फिर से उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी। तो ये सिलसिला क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो आपकी वाइब्रेशन है यानी स्प्रिंग जो है वो ओसिलेटरी मोशन यहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बोलेंगे, तो उसको हम चेक करते हैं। तो मैंने जब कहा, अब इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें ज़रा कि अगर मैं इसको इस तरफ डिस्प्लेस करवा रहा हूँ, इस तरफ इस मैस को इस तरफ डिस्प्लेस करवा रहा हूँ, तो मैं अब डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लूँगा और रीस्टोरिंग फोर्स क्योंकि इसके अपोजिट है तो इस वजह से मैं उसको क्या कंसीडर करूँगा, नेगेटिव। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि ये जो इस तरफ वापस आएगा, मैस जब यहाँ पे आएगा और इधर रुकेगा नहीं, ओवरशूट करेगा और कुछ यहाँ पे पहुँचेगा, तो जब ये इस तरफ आ रहा होगा, अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूँगा और इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसको मैं पॉजिटिव लूँगा। ओके, अब देखें ज़रा कि हमने तो पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि जब भी आप किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो आप उसका एक्सेलरेशन चेंज करते हैं, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी वही होती है फोर्स की जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे फिर जब फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है तो यहाँ पे फिर यकीनन जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी और वो एक्सेलरेशन क्या काम करेगा, अगेन वही चीज़ कि अगर ये यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इस मैस को इस तरफ लाने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ बढ़ेगा। यहाँ से ये मैस आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी, वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी। जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी मीन पोजीशन के ऊपर, और ये यहाँ पे इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं बल्कि क्या करेगा, इस तरफ आगे मूव कर जाएगा और इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अब फिर जब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या होगा, इस तरफ जाएगा, यानी इस पूरे साइकिल के अंदर, इस पूरी वाइब्रेशंस के अंदर यहाँ पे किसी जगह पे भी
एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि वेरी करेगा पोजीशन टू पोजीशन। कैसे भला? कि जब वो यहाँ पे और यहाँ पे यानी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, जब वो मीन पोजीशन पे आएगा तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। यानी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आते हुए एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा और मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन जब एक्सट्रीम से फिर मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो रही है? एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा होगा। तो इसी तरह ये इसकी जो वैल्यू है ये बदलती रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो जब कांस्टेंट नहीं रहेगी और हमने एक्सेलरेशन को भी निकालना है तो फिर हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन जो है तीनों इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए। फिर हम किसका सहारा लेंगे? हम सहारा लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ का, विच इज़ F = ma। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी हमारे पास इसके यहाँ पे भी फोर्स है और यहाँ पे भी क्या है जी? फोर्स है। तो हमने एक्सेलरेशन को निकालना है तो मेरे पास दोनों की लेफ्ट हैंड जो साइड है वहाँ पे क्या है? फोर्स है। तो मैं क्या करूँगा? दोनों का कंपैरिजन करवा दूँगा। जब मैं कंपैरिजन करवाऊँगा तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मेरे पास ma = क्या आ गया? -kx। अब मैथ्स जो है, जो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग के साथ मैथ्स को अटैच किया है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स होगा। जो मैं शुरू में दिया है वो एंड तक रहेगा। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो आप स्प्रिंग जिस मटेरियल का बना हुआ लेंगे उसकी जो स्टिफनेस है वो भी बरकरार रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी, विच इज़ अनदर कांस्टेंट नंबर। तो दोनों मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर हैं तो इस कांस्टेंट को इन k/m को मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट। और आगे मेरे पास उसी तरह से x है यानी डिस्प्लेसमेंट है। ये कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा और आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो रिलेशन, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी इस रिलेशन को फॉलो कर रही होगी उसको हम कहेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। अदरवाइज वो अपना वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन तो परफॉर्म करेगी लेकिन उसको हम SHM मोशन नहीं बोलेंगे। SHM कब बोलेंगे? जब वो इस रिलेशन को फॉलो करेगी। और ये रिलेशन हमें क्या कहता है? ये रिलेशन ये कहता है कि आपका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी आप इसको जितना इस तरफ लेके जाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? टुवर्ड द, उसके ऑपोजिट रहेगी जिस तरफ आप डिस्प्लेस कर रहे हैं। यानी हमेशा इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन ही रहेगी। किस तरह? अगर आप इस मैच को इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या होगा? एक्सेलरेशन की कोशिश होगी ये इसको किधर लाए? मीन पोजीशन की तरफ लाए। इसी तरह जब ये यहाँ पे मीन पोजीशन पे आएगा तो इनर्शिया क्या काम करेगा? इसको यहाँ पे रुकने नहीं देगा बल्कि आगे ले आएगा। और यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो अगेन एक्सेलरेशन क्या काम करेगा? इसको दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स भी वही काम कर रही थी, उसको मीन पोजीशन की तरफ ला रही थी। और फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे सेम रहेगी। अब एक और चीज़, साइन कन्वर्जन भी आपने याद रखने हैं कि जब मैं इसको मीन पोजीशन से इस तरफ डिस्प्लेस कराऊंगा तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कंसीडर करूंगा और एक्सेलरेशन जो है जब मैं इसको छोड़ूंगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ प्रोड्यूस होगा। वो एक्सेलरेशन क्या काम करेगा? इसको अगेन मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। अब देखें ज़रा कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ये एंटी 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल होंगे, यानी एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। पीछे आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर इन कन्वर्जेंस को पढ़ा था। यानी फोर्स जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते हुए भी एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होता है लेकिन एक्सेलरेशन बैकवर्ड होता है, तो वहाँ पे भी हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। और माइनस हमें ये बताता है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, एक्सेलरेशन किधर? इस तरफ। किस तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। यहाँ पे जब आएंगे इस तरफ, अब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हम क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। यानी यहाँ पे जो वैल्यूज थी उसके यहाँ पे क्या हो जाएंगी? अपोजिट। अब इधर भी देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा? इस तरफ। अगेन किस तरफ होगा? मीन पोजीशन। यानी समझ ये आई कि एक्सेलरेशन क्या होगा? हमेशा बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा लेकिन इनर्शिया क्या करेगा? उसको ओवरशूट करवा देगा हर दफ़ा। तो ये आपके पास रिलेशन है कि हर बॉडी जो ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हर ओसिलेटरी मोशन जो है वो SHM नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 2 करैक्टर कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि अगर इन एक के पास बॉल है
तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ फेंकेगा और ये दोबारा फिर इसकी तरफ वापस फेंक देगा। अब ये एक दूसरे की तरफ बॉल को फेंक तो रहे हैं। अब एक तरह से देखा जाए कि ये इनकी मीन पोजीशन अगर हम कंसीडर कर लें, ये मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो तो है, लेकिन हम इसको SHM नहीं कह सकते, हम इसको वाइब्रेटरी कह सकते हैं। क्यों नहीं SHM कह सकते? क्योंकि यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा और कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। जो फोर्स ये लगाता है इसके ऊपर, उस फोर्स को अटेन करने के बाद ये बॉल इधर आती है, उसके बाद ये अपनी फोर्स, नई फोर्स इसको देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाइब्रेशंस हो पाती हैं, यानी ये दो चीज़ें यहाँ पे ओबे नहीं होती। तो इस वजह से हम इसको SHM का नाम नहीं देते, यानी सिंपली अगर कहें तो ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसके अंदर भी कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले टॉपिक्स के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।